द्वारा तैयार प्रारूप पर जांच परख करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा, याद रखना ये नाम, सत्यनारायण सिन्हा के सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य कितने थे? इसके सदस्य थे 7। इसके सदस्य 7 थे। इन सदस्यों ने 7 सदस्य थे। इन सदस्यों ने मिलकर अंबेडकर जी को अपना अध्यक्ष चुना। अब देखो, अब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ड्राफ्टिंग कमीशन के अध्यक्ष का चुनाव किसने किया था। ऑप्शन में रहेंगे संविधान सभा और प्रारूप समिति के सदस्य। तो आप संविधान सभा मार जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा संविधान सभा के लोग ही चुने होंगे। नहीं, संविधान सभा के लोगों ने प्रारूप समिति का गठन किया और उस गठन में उसमें 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में एक भीमराव अंबेडकर भी थे और उन 7 सदस्यों ने ही मिलकर, यानी प्रारूप समिति के 7 सदस्य आपस में मिलकर भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुन लिए। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में इतना ज्यादा भूमिका निभाया है कि इन्हें क्या क्या बोला जाता है? इन्हें संविधान का अंबेडकर को संविधान में उनकी भूमिका के कारण, संविधान में उनकी भूमिका के कारण उन्हें संविधान का शिल्पकार, संविधान का एग्जाम, इस सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हल्के में। संविधान का शिल्पकार, वास्तुकार, रचनाकार, शिल्पकार, रचनाकार किसे बोला गया है? भीमराव अंबेडकर को। भारत का लिंकन, अरे अमेरिका वाले जो लिंकन थे, तो भारत का लिंकन में किसको बोला गया है? भीमराव अंबेडकर जी को भारत का लिंकन भी बोला जाता है। संविधान सभा का शिल्पकार, वास्तुकार, रचनाकार सब किसको बोला जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो प्रारूप तैयार हुए थे उसमें बहुत सारे सुधार किए, क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या त्रुटियां थी, क्या उसमें जुड़ना चाहिए, ये सारे काम इन्होंने किए। और इनका चयन कैसे हुआ था? तो प्रारूप समिति के 7 सदस्यों ने मिलकर इनका चयन किया था। अब देखो, प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे उनके बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरे सदस्य कौन थे? गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे कौन थे? मोहम्मद सदातुल्लाह। पांचवें कौन थे? के.एम. मुंशी थे। छठे कौन थे? बी.एन. माधवराव थे। सातवें कौन थे? टी.
कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी थे। देखो ये दोनों को जो थी ना, ये दोनों बाद में आके जुड़े थे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन बाद में आके जुड़े। तो याद रखना है जो बीएन माधवराव थे, जब खेतान साहिब की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु नहीं होती, स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा ले लेते हैं, तो खेतान के स्थान पे, क्योंकि खेतान के स्थान पर ये आते हैं, ठीक है, खेतान के स्थान पे जब टी कृष्णमाचारी जो थे वो आते हैं, एक थे बीएल मित्तल, बीएल मित्तल, बीएल मित्तल के स्थान पे आते हैं। उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद खेतान के स्थान के इस्तीफा के बाद, इस्तीफा दे दिया था खेतान जी, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पे माधवराव आ गए। देखिए इससे आप देख लेना, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, जिसका चुनाव यही लोग मिलकर किए थे, ना कि संविधान सभा किया था। गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे, बीएन माधवराव थे, टी कृष्णमाचारी थे, जिसमें माधवराव जी थे उनकी वो खेतान के स्थान पर आए थे, और बीएल मित्तल की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को आया था। अच्छा 2 चीजें छूट गई थी, एक क्या था, जो टी.एन. कृष्णमाचारी थे और एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णमाचारी, ये 2 जो थे पहले 13 डेक 1946 को उपाध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। तो याद रखना है कि जो पहले उपाध्यक्ष 2 आदमी बने थे, अध्यक्ष तो 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे कौन, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसी दिन 2 और उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे जो थे टी कृष्णमाचारी थे, जो बाद में प्रारूप समिति के भी सदस्य बने थे। इतना कुछ आप लोगों ने समझ गया, प्रारूप समिति का क्या कार्य था, अंबेडकर जी के बारे में जान गए, उन्होंने क्या क्या किया। अब ये सारी बातें हो गई। ड्राफ्टिंग कमीशन की रिपोर्ट पहली बार जो प्रकाशित हुई थी 4 नवंबर 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट यानी जांच परख करने के बाद जो अपना रिपोर्ट दिया था 4 नवंबर 1948 को दिया था। उस समय अनुच्छेदों की संख्या 315 अनुच्छेद थे, ठीक है, और पहला बार संविधान को पढ़ा गया, तो ये भी याद रखना, पहला बार संविधान कब पढ़ा गया था, तो 4 नवंबर 1948 को, उसमें 315 अनुच्छेद ही थे। और इसी समय भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत की आत्मा के मुंशी ने बोला था, भीमराव अंबेडकर ने इसे बृहत संहिता बोला था। भीमराव अंबेडकर ने दस्तावेज को पहली बार संविधान पढ़ा गया, विशाल दस्तावेज अंबेडकर जी ने बोला, विशाल दस्तावेज किसने कहा, अंबेडकर जी ने इसे बोला कि ये विशाल दस्तावेज है। पहली बार 1948 को रिपोर्ट आई, प्रस्तुत हुआ, लोगों ने मतलब जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने पहली बार संविधान को पढ़ा और भीमराव अंबेडकर ने इसे विशाल दस्तावेज की संज्ञा दी। तो इतना आप लोगों ने समझ गया। अब देखो क्या है, कुल 22 अधिवेशन हुए, 165 बैठक, 2 साल
11 महीना 18 दिन में संविधान तैयार हो। 26 नवंबर को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया। अब बोलोगे आंशिक रूप से क्या होता है? 26 नवंबर को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से कब लागू किया गया? लागू किया गया 26 नवंबर को। इसी दिन हम लोग इसको विधिक दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस के रूप विधिक दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है, विधिक दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो विधिक दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। 2015 से इसे इसी दिवस को यानी 26 नवंबर को 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस 2015 से 26 नवंबर को यहाँ लिख लो को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से। राजेंद्र प्रसाद के कुछ समारोह थे, उन्हीं में से 26 नवंबर को बोला गया कि अब 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे। हालांकि पहले इस दिन को विधिक दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस बोलो या विधिक दिवस बोलो, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। संविधान को अंगीकृत किस दिन किया गया? 26 नवंबर को अंगीकृत कर लिया गया। और आंशिक रूप से 394 में बोला गया, 394 अनुच्छेद के तहत आंशिक रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। अब आंशिक रूप क्या है? बोला गया कि ठीक है संविधान तो बन गया, लेकिन इसे लागू हम लोग 26 जनवरी को करेंगे। काहे कि जब लाहौर अधिवेशन 1929 को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था और पहली बार स्वराज्य की जो मांग हुई थी, तो वहां पर बोला गया था कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी ऐतिहासिक दिवस को खास बनाने के लिए बोला गया कि हम लोग 26 नवंबर को तैयार हुआ, बोला कि हम लोग 26 जनवरी तक रुक जाते हैं। 26 जनवरी तक रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस समय संविधान अंगीकृत कर लिया गया 26 नवंबर को। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने? 16 अनुच्छेद लागू हुए इस दिन। 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। आंशिक रूप से जैसे बोला गया कि संक्रमणकालीन शक्तियां लागू कर दो, चुनाव लागू कर दो, नागरिकता लागू कर दो, कुछ खास 16 अनुच्छेद लागू किए गए 394 के तहत। और बोला गया कि चलो 2 महीना रुक जाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग का स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन मनाएंगे। तो 26 जनवरी को तो यहाँ पर बैठक हुई थी। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? मतलब 284 लोगों ने इस 26 नवंबर वाले जो बैठक हुई थी उसमें 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात करेंगे संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, उसके क्या क्या वहां पर जोड़ा गया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 24 जनवरी 1950। इस दिन अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। जब बैठक हुई तो इसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तो 24 जनवरी को जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया राजेंद्र प्रसाद। ठीक है।
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत लागू हुआ, जन गण मन अधिनायक और वंदे मातरम, ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब मान्यता मिली? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950, यानी 1950 में भारत ने अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत लागू किया। राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। अब देखो, इससे पहले भी इसने एक कार्य किया था, वो था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी, राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी। ठीक है, ये है 22 जुलाई की, छूट गई थी उधर, यहाँ लिख दिया। 24 जनवरी को राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए राजेंद्र प्रसाद, उससे पहले अध्यक्ष थे, अब राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रीय गान हुआ, राष्ट्रीय गीत हुआ, लागू हो गया, ये दोनों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। 26 नवंबर को देश स्वतंत्र हो गया, उस दिन संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। कब? 26 जनवरी को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। 26 जनवरी संविधान पूर्णतः लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे अनुच्छेद 394 के अनुसार, और 26 जनवरी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब देखो, एक चीज बताना चाहता हूं, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो वो दो कार्य कर रही थी। एक कार्य तो वो संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरा जो उसका कार्य था वो विधायिका के रूप में भी, व्यवस्थापिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। यानी एक और जहां मान लो कि दिन में अगर संविधान निर्माण का कार्य चल रहा है तो थोड़ी देर बाद जब संविधान निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा फिर संसद भी चलती थी, और एक तरह से वो कार्य भी संविधान सभा के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा था। यानी दोहरी भूमिका में कार्य कर रही थी, संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी और देश को चलाने के लिए विधायिका और व्यवस्थापिका का भी निर्माण कौन कर रही थी? संविधान सभा कर रही थी। चलो इसको लिख लेते हैं। संविधान सभा दोहरी भूमिका में थी, दोहरी भूमिका में कार्य कर रही थी। एक था संविधान निर्माण, दूसरा क्या था? दूसरा था विधायिका या व्यवस्थापिका। तो दो भूमिका निभा रही थी, एक तो विधायिका था, दूसरा व्यवस्थापिका का था। जब संविधान निर्माण का कार्य होता था, संविधान निर्माण का कार्य देखो, एक ये था, एक ये था। संविधान निर्माण के समय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे। और जब यही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, यानी संसद के रूप में कार्य करती थी, तब उसके अध्यक्ष था। विधायिका के रूप में जब कार्य करती, विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता, तब इसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन करेंगे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव गणेश
गणेश मावलंकर। तो आपको यहाँ समझना होगा कि संविधान सभा दो भूमिका निभा रही थी। एक तो 1947 से देश आजाद हो चुका था, ब्रिटिश चले गए थे, तो एक और तो जहां उसका कार्य संविधान निर्माण का था जिसमें 2 साल 11 महीने लग गए, तो उस बीच में देश को कौन चलाता, विधायिका का निर्माण कौन करता। तो उसके लिए क्या किया गया कि दोनों कार्य संविधान सभा कर रहा था। एक टाइम में संविधान निर्माण का कार्य करता था, उस समय अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। एक समय वह विधायिका का कार्य करता था, उस समय जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब ऐसे भी देखो कि संविधान संसद तो 1952 से कार्य करना, अप्रैल से 1952 से कार्य करना चालू किया, लेकिन उससे पहले ही संविधान संशोधन हो गया। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हो जाता है। तो किसने किया होगा? यही संविधान सभा जो विधायिका के रूप में उसमें कार्य कर रही थी उसने। तो विधायिका और संविधान निर्माण दोहरी भूमिका में कार्य कर रही थी। अब देखो कुछ फैक्ट है। बोला जाता है कि भारतीय संविधान 2 रूपों से थे। एक तो क्या था कि जहां पर भारतीय संविधान में निर्वाचित सदस्य जो प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित होकर गए थे वो कर रहे थे, और जो बाद में देसी रियासत वाले भी आके मिले, उन्होंने भी, जो मनोनीत सदस्य थे उन्होंने भी संविधान निर्माण में पार्टिसिपेट किया। तो संविधान निर्माण में जहां एक और निर्वाचित सदस्य थे, दूसरी ओर मनोनीत सदस्य भी थे। तो मनोनीत सदस्य यानी जो देसी रियासत के 93 सदस्य में से कुछ सदस्य जो मनोनीत होके आए थे उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, और जो निर्वाचित होके आए उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो दो, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह हमारे संविधान में निर्वाचित लोग भी थे और मनोनीत लोग भी थे। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो जनप्रतिनिधि की संविधान नहीं है। इसका ये एक निगेटिव थॉट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन उन्हीं के चुने हुए प्रांतीय सभा के लोगों ने वहां संविधान सभा के लोगों को चुना। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो मैंने उसे चुना और उसने उसे चुना। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो सिलेक्शन जनता के द्वारा ही हुआ है, और संविधान की सारी शक्तियां, संप्रभुता संविधान में निहित है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखना है, और आशा करते हैं कि आप संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया यहाँ तक समझ गए होंगे। 26 जनवरी को संविधान लागू हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग, इसमें 22 भाग हैं, 18 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार से जो 8 अनुसूचियां पहले हुआ करती थी संविधान निर्माण के समय, अब 12 अनुसूचियां हो चुकी है। लेकिन याद रखिएगा कि 395 अनुच्छेद अभी तक 395 ही हैं, और जो भाग 22 है वो 22 भाग अभी तक हैं। कहीं आप सुनेंगे 396 अनुच्छेद, 397 अनुच्छेद। हाँ, इसी अनुच्छेद में उप अनुच्छेद सब जोड़े गए हैं, परंतुक, उपरंतुक, ये सारी चीज जोड़े गए हैं इसी में। लेकिन 395 396 नहीं हुआ है, जैसे कि 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, अब 243 का 1 का, इस तरह के बहुत चीज जोड़े गए हैं। लेकिन अनुच्छेद की आकृति में 395 से ज्यादा ये नहीं हुआ है, 395 ही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 400 450 मत मान दीजिएगा, अभी भी 395 है। 22 कितने भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। अनुसूचियों में क्यों सिर्फ परिवर्तन हुआ है कि पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। और भाग क्या होता है, अनुसूचियां क्या है, और ये अनुच्छेद क्या होता है, इसे समझ लो इसको। एक बुक की भांति है, ठीक है, एक बुक लेता हूं, मान लो ये बुक संविधान है, ठीक है। इसमें भाग होंगे, कभी आपने पढ़ा हो खंड 1, खंड 2, खंड 3 बुक में लिखे रहते हैं, तो वो एक भाग है, और उस भाग के अंदर अनुच्छेद लिखे गए हैं सारे, कौन कौन से अनुच्छेद हैं सबका। भाग 1 में जितने अनुच्छेद है उसका वर्णन है, भाग 2 में जितने अनुच्छेद है उसका वर्णन है, भाग 3 में जितने अनुच्छेद है उसका वर्णन है। तो ये भाग हो गए। अब इन भागों में मान लीजिए कि अनुच्छेद 1 है, ठीक है, भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 है। अब अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बोला गया है। अब जितने राज्य हैं सभी राज्यों का वर्णन, और उस राज्य के अंदर क्या क्या क्षेत्र हैं, उसके क्या उसमें क्या क्या संस्थाएं काम कर रही है, ये सब चीजों का वर्णन तो आप एक अनुच्छेद में नहीं कर सकते। तो उसके लिए अनुसूचियां बना दी गई। जैसे राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बोल दिया गया है, कौन कौन से राज्य होंगे, उसकी सीमाएं क्या होगी, वो अनुसूचियों में चले जाते हैं। तो इस तरह से भाग एक बुक है जो कि कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है।
जैसे देखो सातवाहन युग है, फिर एक तरह से भाग में 1 भाग 2 भाग 3 22 भागों में बटा हुआ है, उसके अंदर अनुच्छेद है। और देखो भाग के अंदर अनुच्छेद है लेकिन अनुसूचियां बाहर है, अलग से रखा गया है कि मान लो अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है तो उसका व्यापक वर्णन करने के लिए अगर उसी में वर्णन करता है तो बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, उसको साइड से हटा दिया गया, उसको अलग अनुसूची में रख दो, अनुसूची में जाकर देखोगे तो उसका विस्तृत वर्णन मिलेगा। तो इस तरह से भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।